नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और आप देख रहे हैं एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स। एमपी फाइल्स में हम प्रदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे जो होते हैं उनके तथ्य सामने रखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, क्या उसमें बेहतर किया जा सकता है उस पर बात करते हैं। और आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश में वर्दी पर भारी अपराधियों का ये जो एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ मदन मोहन समर जी भी मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि मध्य प्रदेश में खाकी खुद डरी हुई महसूस कर रही है। अब ये स्थिति आ गई है समर जी, पहले मऊगंज की घटना होती है, उसमें तो एक एसआई जो है वो शहीद भी हो जाते हैं ऑन ड्यूटी। उसके बाद 2 दिनों पहले राजधानी भोपाल में कमलापति स्टेशन में वाकया सामने आता है। सरेआम उनके जो साथी पुलिसकर्मी हैं जीआरपी के, उनके सामने पिटाई हो जाती है, कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। और अब कल 17 में मामला सामने आया, थाने में घुसकर कंधे पे सटा करके गोली मार दी जाती है हेड कांस्टेबल को। तो मध्य प्रदेश में क्या खाकी का डर खत्म हो गया है, क्या लगता है आपको? जी रवि जी नमस्कार। उस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझसे बात की है। आपने 2 शब्द कहे, मैं सबसे पहले उन पर बात करता हूं। पहला आपने कहा खाकी पर भारी, तो मैं नहीं समझता कि खाकी पर अपराधी कभी भारी हो सकता है। वो कभी भारी नहीं हो सकता, भारी तो वर्दी ही रहेगी। दूसरा आपने ये कहा कि पुलिस डरी हुई है। नहीं, पुलिस डरी हुई नहीं होती है। एक्चुअल पुलिस जो है ये एक पावर हाउस है और इसके अंदर जो करंट है वो रोशनी के लिए, अंधेरे के लिए नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हम अगर शक्ति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हम हाईलाइट ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो ये जानबूझकर, वो जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, उनके साथ बाद में कानूनी तरीके से कैसे निपटा जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए वो अनियंत्रित होकर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ इस तरह की घटनाएं कर देते हैं और उनका निश्चित रूप से बाद में जो कानूनी समाधान होता है वो कानून के दायरे में होता है और उसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो कानून व्यवस्था है, जो कानून को बनाए रखने की व्यवस्था है, वो अनवरत जारी रहती है। तो ये तो आज की स्थिति नहीं है। अब वो ज्यादा हाईलाइट होने लगे या ज्यादा कुछ प्रकरण सामने आने लगे, ये सामना करना, शक्ति को ललकारना, ये पहले से चला आ रहा है और कोई नई बात नहीं है। और पुलिस अपना काम जो है वो बखूबी इसमें कर रही है। देखिए समर जी, लेकिन हम जब बात करते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से महकमे में हैं, मध्य प्रदेश में ही ज्यादातर ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती है? हम बात उत्तर प्रदेश की करें, वहां पे हाल ही में 2 साल पहले, 3 साल पहले विकास दुबे प्रकरण सामने आया था जब उसने कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, बाद में एनकाउंटर भी हो गया था भागते समय। बाकी राज्यों की हम बात करें तो वहां इतनी खबरें नहीं आती, लेकिन हम अगर मध्य प्रदेश में देखें तो एक लंबा इतिहास है, क्योंकि आप भी जिस महकमे में, आपको जाहिर सी बातें जानकारियां मिलती भी रहती होंगी। आईपीएस ने उनको कभी रेत माफिया ट्रैक्टर से कुचल देता है, उस इलाके में हम बात करें वहां तो बहुतायत में ऐसी खबरें आती हैं, क्योंकि जब कभी अवैध परिवहन को रोकने की कोशिश होती है, रेत हो या खनन दूसरी चीजें हों, या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों की, तो ये घटनाएं मध्य प्रदेश में ज्यादातर सामने क्यों आती कि यहाँ पे, ये तो शांति का टापू कहा जाता है मध्य प्रदेश को, तो शांति के इस टापू में बार बार खाकी पर हमले क्यों होते हैं? चूंकि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए मध्य प्रदेश पे हमारा ज्यादा ध्यान होता है। और अगर कोई सी भी घटना मध्य प्रदेश में होती है तो वो हमारे मध्य प्रदेश वासियों के संज्ञान में आती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सबके संज्ञान में वो चीज आती है। अच्छा, आजकल आप देखेंगे कि चाहे वो अखबार हो, चाहे आपके चैनल्स हों, वो एक क्षेत्र वाइज काम करते हैं। ऐप जो है वो भी एक क्षेत्र वाइज काम करते हैं। तो जब हम मध्य प्रदेश में हैं तो हम उन खबरों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और वो ज्यादा हाईलाइट होती हैं। अब जैसे आपने उदाहरण दिया मऊगंज का, तो मऊगंज की घटना जो है वो उस इलाके में कोई नई नहीं है, पहले भी घटनाएं हुई हैं, अनेक जगहों पे घटनाएं हुई हैं, कई बार सामूहिक होती हैं, कई बार एकल होती हैं।
वारंटी को पकड़ने, अब हम आज से 35 साल पहले 38 साल पहले जब आए थे पुलिस की नौकरी में, तब भी अनेक बार ऐसी स्थिति होती थी, वारंटी को पकड़ने हमारा कांस्टेबल गया तो उसके साथ बदतमीजी हुई, फिर हम लोग गए, उसको लेके आए, उसको गिरफ्तार करा। तो सर ऐसे मामलों को डील करने की कोई ट्रेनिंग पुलिस को नहीं दी जाती? हाँ, कि डील कैसे किया जाए, इसमें से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे? जैसे आप बता रहे हैं वारंटी को पकड़ने गए, हमला हो गया, महिलाएं सामने आ गई, तो उस वक्त क्या मनोस्थिति रहती होगी एक पुलिसकर्मी की जिसके सामने एक ऐसी भयावह स्थिति अब बन जाती है? करेक्ट, ये आपका प्रश्न जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली जब पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है मॉब मैनेजमेंट। मॉब मैनेजमेंट में आपको भीड़ से किस तरह निपटना है। भीड़ का कोई मनोविज्ञान नहीं होता, उसका केवल एक ही मनोविज्ञान होता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। तो जब चाहे महिलाएं इकट्ठी हुई हों, चाहे पुरुष इकट्ठे हुए हों, और उसका सामना पुलिस को करना है किसी भी काम को कराने के लिए। उदाहरण के लिए वारंट तामील कराने के लिए गया, उस समाज के गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो वहां जो व्यक्ति गया है तो तात्कालिक रूप से वो क्या निर्णय लेगा, वो सारी ट्रेनिंग उसको है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो वो थोड़ा सा हिचकिचा जाता है। वहां आप झगड़ा नहीं कर सकते, वहां आप लड़ाई नहीं कर सकते, तो वो डीलिंग कैसे करनी है, वहां पब्लिक के बीच में हमें उन्हें सेटिस्फाई कैसे करना है। हम ये नहीं कहते कि हमने अब कदम बढ़ा दिया तो अब हमने इसको पकड़ लिया तो हम पकड़ कर ही ले जाएंगे। हो सकता है कि वहां हमें अपना कम बैक करना पड़े, और कम बैक करके हम बाकी दूसरे फोर्स के साथ आएं और बाद में हमारे जो कर्तव्य है उसको पूरा करेंगे। फिर उसके लिए हमें फोर्स का यूज भी करना पड़ सकता है। कानून ने हमें अधिकार दिया है युक्ति युक्त तरीके से न्यूनतम बल प्रयोग करने का, तो हम न्यूनतम बल प्रयोग करते हैं, हमारी पुलिस न्यूनतम बल प्रयोग करती है। नहीं, लेकिन जब सामने आपको लग रहा है कि अब तो और कोई चारा नहीं रहा, या तो सामने वाले को ऊपर फायर किया जाए, हवाई फायर किया जाए, या फिर आंसू गैस के गोले से टीयर गैस शेल छोड़े जाए, या फिर पीछे हटा जाए, तब उस वक्त क्या ये स्थिति कब बनती है जब आपको लगता है कि अब कोई विकल्प नहीं है, अब तो अटैक इज द बेस्ट फॉर्म? हाँ, ये इसमें अगर देखिए हमारे कानून में धारा है कि आप स्वयं की जीवन रक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, दूसरे की जीवन रक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा और उसके जीवन की रक्षा करने के लिए आप फाइनली फायरिंग कर सकते हैं, आप बल प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें यदि किसी की मृत्यु भी होती है तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि आप वहां सेल्फ डिफेंस में भी हैं या किसी दूसरे की रक्षा करने के लिए। तो ये अधिकार कानून ने दिया हुआ है। वो अनेक बार इस चीज का हमने उपयोग किया, हालांकि उसके बाद की जो परिस्थितियां होती हैं, उसके बाद मजिस्ट्रेटियल जांच होती है, उसको जस्टिफाइड करना पड़ता है कि हमने अगर फायरिंग की है और इसमें अगर कोई हताहत हुआ है या कोई कैजुअलिटी हुई है तो वो जरूरी थी। तो वो स्टेज जिसमें हम इतना बल प्रयोग करें कि कैजुअलिटी तक हो जाए तो हम उसको जस्टिफाइड करें, वो एक बहुत टिपिकल पोजीशन होती है। और कभी भी हम लोकतांत्रिक पुलिस के लोग हैं। आज हमारी भारत की जो भी पुलिस है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, ये लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था की पुलिस है। नागरिक हमारा है, हम कोई किसी दूसरे के लिए डिफेंड करने के लिए वर्दी पहन के नहीं खड़े हुए, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खड़े हुए। तो हम हमारे नागरिक की जीवन रक्षा को पहले देखेंगे, भले ही वो किसी चीज का आरोपित हो। ये एक जो दर्शक के तौर पे हम जानना चाहेंगे, आमतौर पर हमने बड़ा सुना है, फिल्मों में भी कई बार ऐसे डायलॉग देखे कि पुलिस को तो गोलियों का हिसाब देना होता है, अपराधियों को नहीं देना होता। तो क्या एक दबाव भी रहता है पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई ना करने के लिए? कई बार होता है कि उनके ऊपर बहुत से प्रेशर हो, राजनीतिक प्रेशर की भी बात करें या फिर आला अधिकारियों की बात करें या फिर इन तरीके की चीजों की, कि जैसे आपने बताया कि जुडिशियल इंक्वायरी भी बैठ जाती है, वो बड़ी टिपिकल सी चीज होती है, वहां पे जस्टिफाई कर पाना अपने एक्शन को उस दौरान। हालांकि जो कुछ घटित हो रहा है वो जिस शख्स के साथ हो रहा है वो बेहतर तरीके से स्थितियों को जानता होगा, भापता होगा, तभी उसने एक्शन लिया। तो क्या कोई दबाव भी होता है कभी पुलिसकर्मियों के ऊपर, ताकि एक्शन लेने से वो कतराते हैं, कई बार डायरेक्ट एक्शन लेने से कतराते हो?
नहीं, यहां तक दबाव की बात अगर हम करें तो उस परिस्थिति में खड़े होकर, जब आप आमने सामने, जब आपके जान के ऊपर बनाई हुई है, जब दूसरे की जान के ऊपर बनाई हुई है, तब आपके ऊपर दबाव कुछ नहीं होता। आपके पास दबाव यही होता है कि हम दूसरे को सुरक्षित कैसे निकालें या स्वयं सुरक्षित कैसे निकलें। एक कानूनी प्रोसीजर है, उसका कानूनी एक उसका नियम है, उसका पालन करना होता है कि जैसे अगर मान लीजिए भीड़ है, तो जो भीड़ से निपटने का हम पहले उनको चेतावनी देंगे, चेतावनी देने के बाद जो सॉफ्ट चीज होती जाती है उससे हम आंसू गैस का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम जो भी सॉफ्ट चीज हो सकती है वो करेंगे, लाठी चलाएंगे, कैन चलाएंगे, पानी चलाएंगे। फिर लेकिन अगर बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है तब फिर कहीं कोई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो अप्रिय भी होते हैं और जो किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए, क्या किसी के भी लिए भी वो बड़े दुखद होते हैं। और ऐसे निर्णय लिए तो एक जैसे कोशिश की जाती है कि ये ना हो। अब आपका जो मूल प्रश्न है कि पुलिस के ऊपर ये आक्रमण क्यों हो, जैसे आपने अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का बताया। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का आपने उदाहरण दिया है, क्रिमिनल है, एक कांस्टेबल वहां बात कर रहा है कि भाई तुम यहां बैठ के क्यों दारू पी रहे हो, वो 3-4 लोग हैं और उन्होंने अचानक अटैक कर दिया। अटैक करा, बाकी लोग आए, बाकी लोगों ने उसको, एक को पकड़ लिया, 2 भाग गए, वो भी पकड़े जाएंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी, पूरा फुल प्रूफ है। अब तो आप सीसीटीवी कैमरे में हो, अगर वीडियो बनाए, पहले तो एक बार आदमी बचने के चांसेस भी होते थे, अब तो पूरा। अच्छा, आप लोग सर पुलिस में हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि राजनेताओं का, जैसे हम लोग देखते हैं फिल्मों में बड़ा देखते हैं, कई ऐसी फिल्में बन गई हैं जब कोई अपराधी को पकड़ने पुलिस जा रही, ईमानदारी से अपना काम कर रही है, लेकिन ऊपर से दबाव आ जाता है, तो ना चाहते हुए भी फिर उसको अपना मुंह मोड़ लेना होता है कि नहीं। तो ऐसी स्थितियां कभी बनती है क्या? जैसे इस मामले में भी आ रहे हैं, नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं कि उनका कार्यकर्ता हो या उनसे कहीं ना ही जुड़ा हुआ है, एक्शन हो पाता है क्या फिर ऐसे में? देखिए, हमारे समाज की व्यवस्था लोकतांत्रिक है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से या किसी भी व्यक्ति से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। वही तो पूरा प्रेशर रहता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले से बात करता है, अपने सारे हथकंडे अपनाता है, अपनी सारी कोशिशें करता है। जब तक कि किसी भी राजनेता को या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को हकीकत पता नहीं होती तो वो बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दबाव। मेरा तो आज मैं आपके बीच में बैठा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि मेरा तो 2011-12 में ही एक आर्टिकल छपा था किसी ने, तो मैंने बोला था ना तो मेरे पास कभी राजनीतिक दबाव आया, ना मैंने उसको स्वीकार किया। अगर आता है, कोई बात होती है तो हम अगर किसी को बताते हैं, जिम्मेदार आदमी अगर हमें फोन कर रहा है, अब वो बहुत से लोग कर देते हैं जो गैर जिम्मेदार होते हैं, वो एक अलग विषय है, जिनके पास कोई वो नहीं होता। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है या जिम्मेदार कोई पॉलिटिशियन है या जिम्मेदार किसी संवैधानिक पद के ऊपर है, वो अगर आपको फोन करता है या आपको तो कोई बात करता है, तो जब हम उनको बताते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो मानते हैं इस चीज को कि हाँ, यहाँ आप सही हैं और आप अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए। अच्छा। तो दबाव आए, ये कहना लोगों का अधिकार, फोन तो आता है, लेकिन ये फोन आएगा, वो अधिकार है। आप भी फोन करके, मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे आज आप पत्रकार हैं और आपका कोई मित्र कहीं किसी की गाड़ी पकड़ ली, चालान बन रहा है उसका, और वो रोड के ऊपर बिना हेलमेट के जा रहा है, तो वो यही कहेगा, अरे यार किससे बात करूं, चलो मैं रवि जी से बात कर रहा हूं, ये आज तक के बड़े पत्रकार हैं भोपाल के और इनका प्रभाव है, तो वो आपको फोन करेगा। आप मुझे फोन करेंगे या किसी को फोन करेंगे, आपके जो भी परिचित होंगे कि भाई साहब ये इस तरह से एक बंदा है, वो हमारा बेचारा जा रहा था और उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और वो आप उसको छुड़वा दीजिए। जब मैं आपसे ये कहूंगा कि नहीं भाई, वो हेलमेट नहीं लगाए हुए या 3 सवारी बिठा ले, 3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं या उसने ये उल्लंघन किया है, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब फिर जैसा हो आप देख लीजिएगा। हाँ। आप देख लीजिएगा। तो यही स्थिति होती है कि आप प्रेशर को रिलीज कैसे कर रहे हैं। आप भी फोन करेंगे, मैं भी, कई बार मेरे पास भी आता है, मुझे भी फोन करना पड़ता है, तो आप प्रेशर को रिलीज कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको प्रेशर मान के लें और उसको अपने प्रेस्टीज पॉइंट से जोड़ें तो वो प्रेशर है, अन्यथा आप विनम्रता से किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि मैं इतनी लंबी नौकरी के अंदर कई तमाम ऐसे बड़े बड़े केसेज हुए हैं, तमाम समय पे काम करा, मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कभी पॉलिटिकली प्रेशर आया हो या मेरे से किसी ने जबरदस्ती कुछ करवाया हो। पॉलिटिकल प्रेशर की जब बात आई और जब पॉलिटिक्स अपनी इस चर्चा में आ ही गई है,
तो अभी हाल ही में डीजीपी साहब की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, तो हम उस पर भी बात करते हैं, लेकिन इसके पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि इस तरीके के जो अपराधी होते हैं, जो पुलिस पे हमला कर देते हैं, इनके साथ बाद में क्या होता है? फिर कानूनी प्रक्रियाएं तो अपनी जगह है, हम देखते हैं कई बार पुलिस इनका सार्वजनिक जुलूस भी निकालती है, तो ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करती है बाद में पुलिस कानूनी प्रक्रियाओं के कानूनी दायरे में रह करके? देखिए, कोई भी घटना हो वो दो भाग में होती है, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध है जिसमें पुलिस डायरेक्ट एक्शन लेती है। हमारे कानून के अंदर धाराएं जो हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। एक वो होती है कि जिसमें बहुत सामान्य सी छोटी मोटी चीज है, किसी के साथ कोई घटना घटित हुई है और वो हमारी सीआरपीसी में असंज्ञेय अपराध के रूप में, तो उसमें रिपोर्ट लिख के उसको बोलते हैं कि भाई आप अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जाके इस तरह से प्रस्तुत करें, और कोर्ट उसमें फिर हमें अगर आदेश देता है जांच करने की तो हम उसमें जांच करते हैं। लेकिन संज्ञेय अपराध जो है उसमें पुलिस को डायरेक्ट एफआईआर लिखने की बाध्यता है। लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की बाध्यता है। मतलब जैसे ये जो 17 में हुआ है, जो मऊगंज में हुआ, या फिर जो कमलापति में, ये संज्ञेय अपराध है। जो भी संज्ञेय अपराध की सूची में, उसमें अगर कोई घटना घटित हुई है तो पुलिस अधिकारी के पास, थाने का भार साधक अधिकारी जो होगा, उसके पास केवल एक ऑप्शन है कि वो उसका केस रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, जिसमें उसे किसी कोर्ट से, किसी से कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कई बार विषय आता कि था वो पुलिस ने जांच नहीं करी और मुकदमा कायम कर दिया। लॉ ये कहता ही नहीं है कि आप आरोपी की जांच करें, वो तो जांच ही इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद उसके 3 डिस्पोजल होते हैं। पहला डिस्पोजल है अपराध सिद्ध पाया गया, साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, तो हम उसको न्यायालय में अभियोग पत्र, उसका चालान प्रस्तुत करेंगे। दूसरा है घटना संभवतः हुई होगी लेकिन उसके साक्ष्य हमारे पास नहीं है, तो उसमें फाइनल रिपोर्ट एफआईआर जाती है जो रखी रहती है, जिसमें अगर कभी कोई सबूत मिलता है तो न्यायालय के आदेश से उसको पुनः ओपन करके और उसकी पुनः जांच की जा सकती है, और उसको अगर फिर वो पाया जाता है कि हाँ ये न्यायालय में पेश करने योग्य, तो उसको पेश कर देते हैं। तीसरी चीज ये होती है, ईआर बोलते हैं जिसे, जो पूर्णता झूठी रिपोर्ट लिखाई गई हो। हम तो बात नहीं, आप हमारे पास आए कि साहब मेरे साथ लूट हो गई, हमने मुकदमा कायम कर दिया। अब बाद में पता चला कि साहब वो तो लूट की घटना हुई नहीं है, तो झूठ है, पैसा तो घर में ही रखा हुआ है, ये किसी को देना था, उसको देने के बहाने कई बार अपन ने देखा है यहां पर ऐसी घटना होती है। वो होती है ईआर। उसमें वो ईआर भी जाती है, एंडिंग रिपोर्ट जाती है, प्लस जो रिपोर्ट करता है उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करने की कार्रवाई 182-211 के अंतर्गत की जाती है। नए उसमें नई धाराएं आ गई हैं, अब पुरानी आईपीसी में 182-211 के तहत उसमें कार्रवाई की जाती है, मतलब उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है कि आपने झूठी रिपोर्ट की। तो अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन स्पॉट पे होता है। आजकल तो तमाम तकनीक आ गई है, पहले तो केवल मैनुअल होता था, अब तमाम तकनीकें आ गई हैं। उन तकनीकों के आधार पे वो इन्वेस्टिगेशन होता है। एफएसएल है, आपका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, आपका साइबर इन्वेस्टिगेशन है, आपकी फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, सीसीटीवी कैमरे कई जगहों पर हैं, वॉइस जो है उसका परीक्षण होता है, तमाम चीजों। तो अगर कोई घटना हुई है, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो मऊगंज की हो या यहाँ की हो, या पुलिस के साथ हुई हो या आम नागरिक के साथ हुई हो, उसकी गंभीरता उतनी है। पुलिस के साथ हम इसलिए क्योंकि चूंकि हम सुरक्षा एजेंसी है, इसलिए हमारे साथ अगर घटना होगी तो हम उसको वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन मदन मोहन के साथ अगर कोई घटना हुई है तो भी उसकी उतनी गंभीरता, और डीएसपी के साथ अगर कोई घटना हुई है मदन मोहन के साथ तो भी उसकी गंभीरता उतनी है, उसी तक। हाँ, उसमें यह है कि शासकीय कार्य में उसने बाधा डाली या शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया, तो वो एक अतिरिक्त उसमें होगा। इसमें बहुत कड़ी सजा नहीं होती है? आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह होती है जब इस तरीके के अपराधी जो होते हैं वो सोचते नहीं है कि वो जिस पे हाथ उठा रहे हैं उसका बाद में क्या हश्र होगा? वो एक पुलिस अधिकारी है, वो ड्यूटी कर रहा है। क्या कड़ी सजा की कमी है क्या यहाँ पे? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि आम आदमी हो या शासकीय सेवक हो, सजा तो एक जैसी है, बस इसमें ये एक धारा जुड़ जाएगी शासकीय कार्य में बाधा की।
लेकिन क्या ऐसे अपराधियों को आपको नहीं लगता कि सख्त सजा की एक कमी है, शायद इस वजह से उनके ये हौसले बुलंद रहते कि ठीक है कर दिया तो कर दिया, देख लेंगे निपट लेंगे, कौन क्या ज्यादा क्या फांसी थोड़ी हो जाएगी, वो उनके मन में चलता है। जैसे आप बता रहे कि हाईलाइट होने का एक कई लोगों के मन में सब जुनून रहता है, वो पुलिस में हमला कर देते हैं। आप एक चीज बताइए, अगर किसी को 5 साल की सजा हो गई तो कड़ी सजा नहीं है क्या? 2 साल की सजा हो गई तो क्या कड़ी सजा नहीं है? 2 साल जेल में रहने का परिणाम क्या होगा ये सामने वाला नहीं जानता क्या? तो कोई भी ऐसी धारा नहीं है इन उसमें कि जब शासकीय कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न की जाए या उसके साथ मारपीट की जाए तो 5 साल से कम वो उसको सजा हो। बस ये है कि अगर वो सिद्ध हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो प्रूफ हो जाता है, कोर्ट के अंदर उसको माननीय न्यायालय अगर ये मानता है कि हाँ ये घटना घटित हुई है तो वो जाएगा। इसके अलावा उसका जो पुराना रिकॉर्ड, एक सामान्य आदमी, देखिए आप ये घटना घटित नहीं कर सकते। ये भाई साहब जो कैमरा चला रहे हैं या आपके हैं जो स्टाफ के लोग हैं, ये लोग ये घटना नहीं घटित कर सकते। उसका थोड़ा बहुत क्रिमिनल माइंड होगा जो इस तरह की घटना घटित करता है, या तो वो नशे में होगा या शराब पिए होगा या पूर्व में उसने कुछ ना कुछ घटना की होगी। तो उसके ऊपर तमाम दूसरी चीजें जैसे NSA भी है वो भी किया जाता है, जिला पत्र भी किया जाता है, बाकी दूसरी कार्रवाइयां भी की जाती हैं। साथ ही उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो सभी बड़ी सजा की है। बड़ी सजा का मतलब होता है कि अगर 2 साल की भी सजा है तो बड़ी सजा है। छोटी सजा वो होती है या जिसमें होता है कि भाई जुर्माना हो गया, 1000 रुपए जुर्माना कर दिया, 2000 रुपए जुर्माना कर दिया, हमने ऐसा कर दिया और 1000-2000 रुपए भरे और ये चले गए। ऐसा नहीं होता है इसमें। अच्छा। इसमें 2 साल की सजा भी है, 5 साल की सजा भी है, 10 साल की सजा भी है। अगर मान लीजिए किसी के साथ 307 की घटना हुई है, उसके ऊपर इतनी बड़ा अटैक हुआ है, यहाँ जैसे अभी मऊगन की आप बात कर रहे हैं तो 302 हुआ है, तो उसमें तो मृत्युदंड भी है। अगर वो सिद्ध हो जाता तो मृत्युदंड भी है। न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मानता है उसे, और मृत्युदंड देता है या आजन्म कारावास तो है ही ना। तो क्या ये घटना घटित करने वाले को नहीं मालूम कि अगर मैं इसके साथ ऐसा अपराध करूंगा जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे को मृत्युदंड भी मिल सकता है, मेरे को आजन्म कारावास भी मिल सकती है। व्यक्ति जब अपराध कर रहा होता है तो वो सजा की तरफ देखता भी नहीं है। उसको अगर सजा की तरफ करने वाला व्यक्ति देख रहा होता तो रवीश जी, हमारे समाज के अंदर जो बहुत इनोसेंट छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके साथ रेप की घटनाएं नहीं होती, जिनमें मृत्युदंड हुए हैं, जिनमें फांसी दी गई है, अपील में नहीं है, जिनको फांसी दी जा चुकी है। रंगाबिल्ला जैसा एक बड़ा कांड इस देश के अंदर बहुत तहलका मचाने वाला हुआ था, उसमें तो फांसी हुई थी ना। तो रंगाबिल्ला के बाद ही घटना नहीं होती, निर्भया के बाद ही घटना नहीं होती। लेकिन समाज में जो एक प्रवृत्ति बनती जा रही है, जो एक हठधर्मिता और उच्च श्रृंखलता बनती जा रही है, वो चिंताजनक है। कानून अपनी जगह सक्षम है, एजेंसी अपनी जगह सक्षम है, काम करने के लिए वो तैयार है और वो काम कर रही है, लेकिन समाज का जो इसमें योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आवश्यकता ये है कि जो हमारा परिवार है, जिस परिवार के अंदर हम संस्कार और जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, वो टूटता जा रहा है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ये घटनाएं जो हैं ये समयानुकूल चलती रहती हैं और इनके ऊपर एक्शन लिए जाते रहते हैं, एकदम ये बंद नहीं हो जाती। ये व्यक्ति की मानसिकता पर है, मानसिकता बदलेगी तो ये सारी चीजें समाप्त होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी थे जिन्होंने एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और खासतौर से मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से लगातार जो वर्दी पर हमले हो रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, साफ कर दिया कि कानून बराबरी से ऐसे जो अपराधी होते हैं उनका हिसाब करता है। समय की जरूरत यह है कि जो संस्कार हो, परिवार के लोग हों, वो समय से अपने जो घर के लोग हैं, सदस्य हैं, उनको इस संस्कारों से परिचित कराएं, जागरूक रखें। पुलिस जो है उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, ऐसे में वो पुलिस का सहयोग भी करें। कई बार ऐसे मामले जरूर आ जाते हैं जिनसे निपटना थोड़ा सा कठिनाई पूर्व रहता है पुलिस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं इस बात को कि पुलिस या फिर पुलिसकर्मी जो उस वक्त वहां मौजूद रहते हैं वो सक्षम होते हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि भविष्य में मध्य
प्रदेश में जो लगातार पिछले कुछ समय से पुलिसकर्मियों पे हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं वो कम हो और पुलिसकर्मी जो है जिस लक्ष्य के साथ उनकी नौकरी शुरू होती है, समाज की सुरक्षा, अपराध पे नियंत्रण, उस पर वो ज्यादा ध्यान दे पाए बनिस्बत उन पर हो रहे हमलों से। एमपी फाइल्स में आज की इस पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।